सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि हर वर्ष 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस का पूरे विश्व में आयोजन होता है। इसी क्रम में इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन आइडिया ने 4 जनवरी से 15 जनवरी तक एक कैंपेन का आयोजन किया है। 4 जनवरी से आज तक आप में से बहुत सारे साथी उस कैंपेन में बहुत ही मुखर और सक्रिय रूप से आपने भागीदारी की है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारे साथ जो जुड़े हुए वॉलंटियर्स हैं, टीम है, उनको काफ़ी प्रेरणा मिलती है और भी सघन रूप से काम करने का एक दिशा मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कैंपेन का नाम विजन 101 है और ये कैंपेन जो जैसा मैंने बताया कि 4 जनवरी से 15 जनवरी तक चल रही है। इसी क्रम में 9 और 10 जनवरी को, जैसे आज 9 तारीख है, पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया है। जिस पैनल डिस्कशन के क्रम में आपने प्रथम सत्र में साथियों को सुना, उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया, आदरणीय पैनलिस्ट ने, और जिससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिली उनके पूरे यात्रा को सुनकर, समझकर, और ये जानकर कि उन्होंने अपने जीवन में जो आज मुकाम प्राप्त की है उसमें क्या क्या चुनौतियां रही, उनका कैसे सामना किया। और मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत ही प्रेरणा मिली उन सभी बातों को सुनकर। दूसरे सत्र में हम लोग हैं। मैं पुनः आप सभी का दूसरे सत्र में स्वागत करता हूं और विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने आदरणीय पैनलिस्ट का। सर्वप्रथम प्रीति मोंगा जी हमारे साथ हैं। मैडम नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रीति मोंगा जी जो हैं CEO हैं, फाउंडर हैं सिल्वर लाइनिंग की। बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं उनकी और पूरी यात्रा और अपने अनुभव को हमारे सामने सत्र के बाद में रखेंगी। और प्रोफेसर अभिषेक ठाकुर सर हैं हमारे साथ, जिन्होंने कह लीजिए कि बचपन से ही उनका एकेडमिक्स में बहुत ही रुझान रहा। तन्मयता से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और एक चुनौतियों का सामना करते हुए आज उनकी कहानी हम लोग प्रेरणादायक सुनेंगे। रेडियो उड़ान, आप में से बहुत सारे साथी वाकिफ हैं। हम लोग सुनते हैं रेडियो उड़ान को और उसमें जिस प्रकार से उसकी रेडियो उड़ान की पूरी कहानी है, उसमें दानिश महाजन सर का मैं स्वागत करता हूँ। तीनों पैनलिस्ट का मैं स्वागत करता हूँ और हम लोग बाद में इस सत्र में चर्चा में आएंगे तो बात को आगे बढ़ाएंगे। उस सत्र के पूरे चर्चा में जाने से पहले मैं जो भी पार्टिसिपेंट है उनके सामने आइडिया, जिस संस्था से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम सभी जुड़े हैं, उसका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहूँगा। आइडिया बहुत ही इट्स ए न्यू इनिशिएटिव, बहुत नया ऑर्गेनाइजेशन है। कह लीजिए मार्च 2019 में इसका गठन हुआ है और तब से लेके आज तक जो है प्रमुख रूप से आइडिया दो बहुत ही मजबूत काम कर रही है। एक तो है कि दिव्यांगजनों को किस प्रकार से रोजगार से जोड़ा जाए और उनमें अगर स्किल की कमी है तो स्किल कैसे उत्पन्न की जाए और रोजगार से सीधे रूप से कैसे जोड़ा जाए। बहुत सारे हमारे दिव्यांग साथी जो है उनमें एक बहुत ही स्पष्ट सोच है कि हम रोजगार ना करके हम रोजगार देने वाले बने, यानी उद्यमी बने और हम रोजगार दें बाकी लोगों को, बाकी दिव्यांग साथियों को। उन साथियों के साथ भी हम लोग बहुत सघन रूप से काम करते हैं। हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम है 7 दिन का, उसमें साथी जुड़ते हैं और हम चर्चा करके उनके बिजनेस प्लान के साथ वो अपने रोजगार में आगे कैसे बढ़ें, इसका हम लोग बहुत ही सघन रूप से इस पर काम करते हैं। और आइडिया के 2 बहुत ही लक्ष्य है, बहुत कमिटेड लक्ष्य हैं। हम सभी पूरी टीम आइडिया के जो भी सहयोगी साथी, जिसमें
हमारे आदरणीय पैनलिस्ट भी हैं, उन सभी को सहयोग रहता है। और उसमें पहला लक्ष्य ये है कि 2024 तक हम लोग ने लक्ष्य तय किया है कि करीब 5,000 दिव्यांग साथियों को हम लोग उद्यमी बनाएं, उनके बिजनेस को एक दिशा दे पाए, स्थापित कर पाए, ताकि वो अपने जीवन में स्वावलंबी बढ़ने की दिशा में सशक्त रूप से आगे बढ़ें। एक तो लक्ष्य हमारा प्रथम ये है। द्वितीय लक्ष्य ये है कि लगभग 1 लाख PWDs को हम रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। उनका स्किल, काफ़ी PWC साथियों में अपना दक्षता होता है, उस दक्षता के आधार पे हम उनको रोजगार से जोड़ें। अगर दक्षता की कमी है तो उस गैप को कैसे फिल करें और उसमें दक्षता उत्पन्न करके रोजगार से उनको जोड़ें। और एक पूरे प्रोसेस, एक प्रक्रिया है कि हम उनको हैंड होल्ड कर पाएँ, बोथ इन एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा रोजगार में जब वो जुड़े तो हम उनके साथ एक लंबे समय तक हमारा रिश्ता बनता है और हम उनको सभी साथियों को हैंड ओवर करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि इस पूरे सत्र का जो फ्रेमवर्क है जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं, बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट की दिशा में, यानी एम्प्लॉयमेंट और रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में विजुअली इम्पेयर्ड हमारे जो साथी हैं वो किस प्रकार आगे बढ़ पाएं, उनके लिए कैसे हम अवसर पैदा कर पाएं। और 3 महानुभाव हमारे साथ हैं जो अपने एक्सपीरियंस को हमें बताएंगे। तो उसमें सबसे पहले तो हम लोग इस सत्र की जो रूपरेखा रहेगी वो ये है कि आदरणीय पैनलिस्ट अपना संक्षिप्त परिचय देंगे और उस परिचय के साथ साथ वो अपनी पूरी यात्रा जो शुरू से लेकर अब तक रही है और उसमें क्या क्या चुनौतियां रही हैं, उनका कैसे उन्होंने सामना किया और कैसे जीवन में आगे बढ़े और इस मुकाम पे पहुंचे कि हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं, वो ये अनुभव को साझा करेंगे। और विशेषकर हम लोग जब काम करते हैं PWC साथियों के साथ तो काफ़ी चुनौतियां उनके स्तर पर रहती है। तो वो जो चुनौतियां हैं उसके साथ वो किस प्रकार से इंगेज होते हुए उन चुनौतियों को एक अवसर में परिवर्तित कर पाए, इस दिशा में हम लोग चर्चा को ले जाएंगे। इस क्रम में मैं सबसे पहले प्रीति जी से आग्रह करूंगा, जब वो चर्चा में अपनी बात शुरू करें उससे पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय प्रीति जी का दूंगा। जैसा मैंने कहा कि आप फाउंडर और CEO हैं सिल्वर लाइनिंग ट्रस्ट की और सिल्वर लाइनिंग सर्विसेज की से जुड़ी है। उन्होंने शुरू किया, उनकी संकल्पना है और उनका रूपरेखा उन्होंने दिया है। और प्रीति मैम जो है, एक व्यक्ति में इतनी सारी खूबियां हो सकती हैं, ये कभी कभी असंभव सा लगता है आमतौर पे सोच के, लेकिन उन्हें बहुत सारी खूबियां हैं। वो एरोबिक इंस्ट्रक्टर है, बहुत विजुअली इम्पेयर्ड फर्स्ट एरोबिक इंस्ट्रक्टर रही हैं आप। उन्होंने एक चेतना जगाने के लिए मोटिवेशन स्पीकर है, लोगों को जागरूक करने के लिए उनमें साहस और हिम्मत भरने का वो काम अपने बातचीत से करती हैं। लाइफ कोच हैं वो। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान समाज को है, देश को है कि किस प्रकार से PWDs को रोजगार से जोड़ा जाए। तो इनके अनुभव का हम लोग लाभ, इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य स्तर के पुरस्कार मैम को मिले हैं। और तो मैम से मैं ये आग्रह करूंगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए एक पूरी जर्नी को मैम हमारे सामने रखें जिससे हमें प्रेरणा मिले। प्रीति मैम। मैम म्यूट है आपका वॉल्यूम। अनम्यूट हुआ? जी अनम्यूट हो गया। ओके जी, सॉरी। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी और ऑनर है मेरे लिए, बहुत बड़ा सम्मान है कि आइडिया ने मुझे इस सत्र के लिए इनवाइट किया है। और आपने भी बहुत सारी बातें मेरे बारे कह ही दी हैं। तो मैं थोड़ा सा, जर्नी मेरी काफी लंबी है क्योंकि उम्र काफी हो चुकी है, तो इतनी लंबी जर्नी को थोड़े से शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल होगा।
लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि लगभग बचपन से 6-7 साल की उम्र से ही मेरी ब्लाइंडनेस को मेरे माता पिता ने उनको पता चला था मेरी ब्लाइंडनेस के बारे में। उसके बाद उस समय पे कोई गाइडेंस नहीं थी, ज्यादा कहीं समझ नहीं थी कि एक ब्लाइंड बच्ची को कैसे बड़ा किया जाए। तो उन्होंने मुझे, जैसे उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। और मेन स्ट्रीम स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में, जिसको हम कहना तो नॉर्मल नहीं चाहिए, लेकिन ये आम एक कुछ वर्ड्स हैं जो सबकी समझ में आते हैं। मेन स्ट्रीम स्कूल में ही बाकी बच्चों के साथ मैं पढ़ती रही, क्लास 8वीं तक। 8वीं में मुझे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि तब तक शायद लोगों को होश आ गया था कि ब्लाइंड बच्चों को स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं रखना चाहिए, उनको ब्लाइंड स्कूल में भेजना चाहिए। तो ब्लाइंड स्कूल जो था, तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने नहीं ठीक समझा मुझे वहां पे भर्ती करना, क्योंकि उन्हें लगा कि वो हॉस्टल में नहीं छोड़ना चाह रहे थे मुझे, तो डे स्कॉलर के लिए मना कर दिया गया। तो मेरी स्कूलिंग लगभग रुक गई एज इन फॉर्मल स्कूलिंग, क्योंकि और किसी स्कूल ने मुझे एडमिशन नहीं दिया क्योंकि मैं ब्लाइंड थी, किसी और मेन स्ट्रीम स्कूल में। तो उसके बाद बहुत लंबी जर्नी रही, बहुत सारी चुनौतियां रही, और मैं अब वहां से मतलब फास्ट फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा मुझे, लंबी यात्रा है। तो मेरी एजुकेशन सिर्फ क्लास 10 रही फ्रॉम नेशनल ओपन स्कूल, और वो भी मैं एग्जाम दे सकी जब मैं 22 साल की थी। और उसके बाद भी चुनौतियां आती रही जिंदगी में, बहुत सारे फेलियर्स। म्यूजिक सीखा, 8 साल मैंने सितार सीखी, और मेरे को म्यूजिक आता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया म्यूजिक, तो मैं उसमें भी कुछ नहीं कर पाई। तो ऐसे जीवन लगा कि वेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते 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 एक समय ऐसे आया कि इतनी सारी चुनौतियां हो गई थी कि मुझे लगा कि जीवन और जीने का फायदा नहीं है। क्या फायदा एक जिंदगी जीने का, क्योंकि जिस चीज को मैं हाथ लगाती हूँ वही चीज में मैं फेल हो जाती हूँ, वही चीज में मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो तब तक मेरी उम्र जो है लगभग 26 साल की हो गई थी, और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। एक टाइम पे तो ऐसा भी था कि मैं जीवन का अंत किस तरह से करूं उसकी प्लानिंग में लगी रहती थी। लेकिन बहुत सारी चीजों ने मुझे बहुत सारी चीजों में मैं फेल हुई, तो उसमें भी फेल हो गई जीवन का अंत करने में। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि खाली क्लास 10 नेशनल ओपन स्कूल से मेरे पास सर्टिफिकेट था, तो मैं कुछ भी मेरे को जॉब नहीं मिल पाती, और मुझे उस टाइम पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, अपने आप पैरों पे खड़े होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि एक वही रास्ता था जिससे मैं अपने आप को और अपने बच्चों को एक डिग्निफाइड, एक सर उठा के जीने का मौका दे सकती थी। तो लगभग 1.5-2 साल की सोच के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे अपना ही कुछ करना पड़ेगा, और वो फिर मैंने एरोबिक्स सीखा, और मैं दुनिया की पहली एरोबिक इंस्ट्रक्टर बनी, और वो उसमें भी बहुत ज्यादा मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि कहीं भी दुनिया में उस टाइम पे ब्लाइंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर नहीं था या थी। तो जिद करके मैं बनी, और मैंने अपनी क्लासेस खोली, और उन क्लासों को भी मैंने खुद प्रमोट किया जो मेरे समझ में आया, मेहनत बहुत करी, तो वो सक्सेसफुल हुई क्लासेस। और उसके बाद में मुझे जो कम्युनिटी है हमारी, डिसेबल कम्युनिटी, खास करके विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ी, और मैंने सोचा कि अगर मैंने एक रीजनेबली ठीक घर में, मेरे फादर इंजीनियर थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो अगर मैं एक रीजनेबली अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ और मुझे इतनी सारी मुश्किलें आई, तो और ब्लाइंड बच्चों का और ब्लाइंड लोगों का क्या हाल होगा। तो इस चीज को लेके मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने सीखा है उसको मैं बांटूं, और उसी सोच को लेके मैंने कदम रखा इस कम्युनिटी में 1987 के एंड में, और तब से मैं जुड़ी हुई हूँ, और तब से मैंने बहुत सारी चीजें देखी, बच्चों के साथ काम किया, बड़ों के साथ काम किया, जो कुछ मुझे आता था, जो कुछ मैं कर सकती थी, और मैंने सीखा भी बहुत कुछ। जब आप एक घर से निकलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो रास्ते में सीखती गई, जो सामने आता गया करती गई, लोगों को ये बताने के लिए कि
विकलांगता जो है, किसी भी तरह की जो विकलांगता है या डिसेबिलिटी है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इनएबिलिटी है, मतलब हम लोग असक्षम नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम सब इंसान हैं और हम सब में ही क्षमताएं हैं। हमें मौके मिलने चाहिए। और दूसरी तरफ जो विकलांग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको यही समझाने की कोशिश, उनकी फैमिलीज के साथ ये समझाने की कोशिश कि देखिए, आपको भी हाथ हिलाने पड़ेंगे, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत को प्रमोट करते हुए, लर्निंग को, मतलब हर चीज से सीखें, हर चीज को एक्सप्लोर करें। तो यही मैसेज लेते लेते करते करते मैंने देखा कि एजुकेशन में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन सब काम कर रही थी। तो मुझे लगा कि हमें मेन मुख्य धारा में हमारी जगह नहीं है। बहुत बहुत कम ब्लाइंड जो हैं वो खास करके कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम, ना के बराबर ही थे तब। तो मुझे लगा कि यहाँ भी हमें जगह बनानी है। तो उस मिशन को लेके मैंने मोटिवेशन सेशंस और फिटनेस सेशंस कॉर्पोरेट्स के लिए फ्री में करने शुरू किए। मैं ये दिखाना चाहती थी कि नो मैटर कि मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन आप लोग को मैं कुछ दे सकती हूँ, तो मैं किसी काबिल हूँ। तो इस तरीके से शुरुआत हुई मेरी जर्नी की। और आगे बढ़ते 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 जब दुनिया ने मेरा काम देखा तो मुझे मौके मिले, हर तरह के मौके मिले मुझे। प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब भी करी। उसके बाद मैंने अपना काम भी शुरू किया। अपनी एरोबिक्स की क्लासेस तो मैं करती ही थी। तो इस तरीके से मेरी जर्नी यहाँ तक पहुंच गई। और मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो आगे चल के भी शायद मैं बोलूंगी, कि हम सबके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन हम अपनी नजर को सिर्फ हमारे पास जो नहीं है उसके ऊपर फोकस रखते हैं। जब हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि हमारे ये वाली डिसेबिलिटी है, ये वाली विकलांगता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जीवन फिर वहीं पे खत्म हो जाता है, वहीं खड़ा हो जाता है। हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। और हमें ये सोच को भी हटाना है कि क्योंकि हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं या हमें कोई भी विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, तो हम हमारे लिए सब लोग करें। जब हम दुनिया के लिए करेंगे, हमारी कैपेबिलिटी जब दुनिया देखेगी, वो कुछ भी हो, छोटा काम बड़ा काम ये सब नहीं सोचना है। जब आप कुछ भी करेंगे तो लोग आपकी कैपेबिलिटी देख के आपको जरूर मुख्य धारा में काम करने का मौका देंगे। और जब ये होगा तो बहुत कुछ होगा। और हैविंग सेड दैट, अब मैं एजुकेशन में भी हूँ। मैं इनफैक्ट ब्लाइंड लड़कियों के लिए काम करती हूँ। मुझे लगा कि ब्लाइंड लड़कियों के लिए बहुत कम काम हो रहा है हिंदुस्तान में। तो अकेली निकली थी, मुझे क्या पता इतना ज्यादा काम है, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो जो भी मैं कर पाऊँ उतना ही ठीक है। लेकिन ब्लाइंड लड़कियों को वो चीज देनी कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, वो हिम्मत देनी पहले, और उनको जो कुछ भी हम दे सकें वो दें, ताकि बच्चियां अपने पैरों पे खड़ी हों और प्रोडक्टिव सिटीजन्स बने। तो सिल्वर लाइनिंग्स ने लगभग 2017 में हमने अपना शिक्षा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें हमारा एक छोटा सा हॉस्टल भी है और जहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, ब्लाइंड लड़कियों को प्रिपेयर करते हैं और उनको मुख्य धारा के स्कूलों में पढ़ाते हैं। और कुछ लड़कियों को हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं, मतलब जो चाहिए उनको वो सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा इनफैक्ट ये बिलीफ है कि अगर क्वालिटी एजुकेशन जो बाकी बच्चों को मिलती है, अगर हमारी बच्चों को भी मिले, विजुअली इम्पेयर्ड को भी मिले और डिसेबल्ड को मिले, तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो वो एक और प्रॉब्लम है। तो उसी चीज को अब आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और मेरी दो ऑटोबायोग्राफीज भी मैंने पब्लिश करी हैं। एक द अदर सेंसेस है और एक फ्लाइट विदाउट साइट है। दोनों बुक शेयर पे अवेलेबल हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ और ये लोग दुनिया को बताना चाहती हूँ कि हमें खुद भी हिम्मत करनी है। और जब आपकी हिम्मत दुनिया देखती है तो आपके लिए रास्ते जरूर खुलते हैं। तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं आप करूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत अपने जो
से हमारे साथ शेयर किया, बहुत रोचक था। और जो संघर्ष को बताता हुआ था कि आपने कैसे कैसे स्तर दर स्तर, आप निराश कभी नहीं हुए, आपने प्रयास नहीं छोड़े, ये प्रेरणा हमें मिलती है। लगातार आप प्रयासरत रहीं। और बहुत बढ़िया। एक जो महत्वपूर्ण बात आपने कही, मैं उसको रिपीट करता हूँ अपने श्रोता के लिए, जो मेरे लिए भी प्रेरणा का विषय है, कि जो हम में है वो हमें नहीं दिखता, जो हम में कमी है वो हमें दिखता है। तो हम अपने पॉजिटिव चीजों को केंद्रित करके अगर प्रयास करें तो सफलता हमें आवश्यक मिलती है, जरूर मिलती है। मैम, आपका दो बहुत ही सघन अनुभव है। आपने नौकरी भी की है और आप रोजगार से भी जुड़ी हैं, आप समाज सेवा का भी काम कर रही हैं। तो आपको अरे थोड़ा अपना एक अनुभव कि क्या चैलेंजेस अगर रोजगार से जुड़ने का कोई भी विजुअली दृष्टिबाधित व्यक्ति करता है या रोजगार शुरू करता है, क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं? चुनौतियां, और खास करके विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, ब्लाइंड के लिए बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि ब्लाइंडनेस को समझा नहीं गया। ब्लाइंडनेस के साथ बहुत सारे स्टिग्मा जुड़े हैं, बहुत सारी चीजें बहुत सदियों से जुड़ी हुई हैं। तो ब्लाइंडनेस को कोई समझता नहीं है। लोगों को लगता है कि हम सिर्फ मांगने क्या काम करते हैं, हम योगदान नहीं दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मैंने पिछले 10 से 15 सालों के बीच में लगभग 500 से अधिक प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, बड़े छोटे कॉर्पोरेट्स में खुद जा के इस चीज को प्रमोट किया है, विजिट किया है, और उनको ये समझाने की कोशिश करी है कि ब्लाइंड भी बहुत आगे तक काम कर सकते हैं और बहुत सक्षम हैं और बहुत बढ़िया एम्प्लॉयज हो सकते हैं। और जब वो लोग मेरे को पोजीशंस देते थे कि आप मैडम, क्योंकि हम लोग एक हमारा एम्प्लॉयमेंट कंपनी भी है, प्लेसमेंट कंपनी भी है, तो उसके थ्रू जब मैं पोजीशंस मांगती थी तो धीरे धीरे मुझे मिलने लगी डिसेबिलिटी के एरिया में कि आप डिसेबल्ड एम्प्लॉयज के लिए कैंडिडेट्स भेजें, तो साथ में मुझे कह दिया जाता था कि ब्लाइंड मत भेजिएगा मैडम। तो मुझे लगभग जबरदस्ती भेजना पड़ता था, कि मैं जबरदस्ती भेजती थी, और कुछ ब्लाइंड लोगों को मैंने प्लेस भी करवाया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेरे पूरे जीवन के अनुभव में है, वो है कि अगर वो मुझे पोजीशंस भी देते थे कि बहुत टाइम मुझे ही वैसे कैंडिडेट नहीं मिलते थे जो उन पैरामीटर्स पे, उस पे खरे उतरे, ताकि मैं उनको एज कैंडिडेट भेज सकूं। उसी चीज से मुझे लगा कि क्वालिटी एजुकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन नहीं मिल पाई है हमारे सेक्टर में ब्लाइंड बच्चों को। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुझे एक गैप लगा। तो इसीलिए हम लोग एजुकेशन में आए। तो चैलेंजेस रोजगार में बहुत हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में हम खुद ही चैलेंज बन जाते हैं अपने, कि हम कैसे करेंगे। वही बात आ जाती है कि हमारे अंदर एबिलिटी को नहीं हम देखते हैं। मेहनत बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, भले वो डिसेबल्ड है या फिर नॉट डिसेबल्ड है। जो भी अपना काम शुरू करेगा या करेगी, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत को जब तक नहीं करेंगे, जब तक वो प्रयास में लंबे टाइम तक नहीं लगेंगे, उस काम में लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, तब तक वो बहुत मुश्किल से उस कामयाब नहीं हो पाते। ये कुछ मेन चैलेंजेस मतलब मैं आपसे आपके सामने रख रही हूँ। और जो भी साथी हमसे जुड़े हैं, आप अगर पृथ्वी मैम या बाकी पैनलिस्ट, आज ने पैनलिस्ट से अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हम लोग सत्र के अंत में उन सवालों को भी एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, आपने अनुभव हमसे साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रश्नों के साथ मैं श्रोता के जो प्रश्न है उनके साथ मैं फिर से वापस आऊंगा आपके। जरूर। और हमारे बीच में, जैसा मैंने कहा, श्रीमान अभिषेक ठाकुर सर हैं, जो पेशे से जो प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाज सेवा के विषय को पढ़ाते हैं। सर से मैं सीधे परिचय में न जाते हुए मैं उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहूँगा इस दिशा में कि आप अपने अनुभव पे सर हमें ये मार्गदर्शन करें कि
किसी भी VI को रोजगार और उद्यमिता के कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर, जैसे मैं हमने बताया, उस बात को आगे बढ़ाते हुए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या अवसर हैं उनके लिए, जिससे रोजगार और उद्यमिता में वो अच्छे रूप से जुड़ पाए और आगे काम कर पाए, स्वावलंबी बन पाए। जी थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि विकलांगता और रोजगार के संबंध में हमारे देश में अभी क्या सिचुएशन है। अगर हम एक नॉन डिसेबल पॉपुलेशन को देखें तो नॉन डिसेबल पॉपुलेशन में से लगभग 62% पॉपुलेशन लेबर फोर्स का पार्टिसिपेट करती है। दे आर पार्ट ऑफ द लेबर मार्केट, इंडियन लेबर मार्केट। इसी सिलसिले में अगर हम डिसेबिलिटी को देखते हैं तो वी हैव जस्ट 38% पीपल विद डिसेबिलिटीज हु आर पार्ट ऑफ लेबर मार्केट। इसी में अर्बन और रूरल का जब हम डिवीजन देखते हैं तो our rural India is little better when it comes to जब हम विकलांगों को रोजगार देने की बात करते हैं तो जो हमारा ग्रामीण समाज है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू अर्बन सिस्टम। तो एक तो ये सिचुएशन है। एक इसी में अगर हम देखेंगे विमेन विद डिसेबिलिटीज का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम है एंड men with disabilities are most likely to employ 3 times as compared to women with disabilities। तो जेंडर और एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेबिलिटी का भी बहुत बड़ा गहरा संबंध है अगर हम ब्रॉडली स्टैटिस्टिक्स को अगर एग्जामिन करेंगे तो। राज्य वाइज भी हम देखें तो लक्षद्वीप में एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी बहुत कम है और नॉर्थ ईस्ट में ही सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन या इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पीपल विद डिसेबिलिटीज एम्प्लॉय हैं। सिक्किम में 49%। तो 49% अगर हाईएस्ट है एक राज्य में तो आप बाकी राज्यों की स्थिति समझ सकते हैं। अब अनदर थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस दैट इंडियन सोसाइटी में सोशल सिक्योरिटी इज अ वेरी बिकॉज हमारे पास जो सामाजिक सुरक्षा है वो बहुत ही कम पैमाने पे अवेलेबल है एक कॉमन सिटीजन के लिए। एक होती है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, और एक होती है सोशल प्रोटेक्शन। लोग नॉर्मली इसको कंफ्यूज करते हैं, बट सोशल सिक्योरिटी यू ओनली रिसीव व्हेन यू आर इन अ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट और सोशल प्रोटेक्शन हर सिटीजन को दिया जाता है। तो अगर हम सोशल सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन सोसाइटी को देखेंगे तो हमारी सिचुएशन बहुत खराब है क्योंकि सोशल प्रोटेक्शन के नाम पे हमारे पास केवल डिसेबिलिटी पेंशन है जो 150 से 200 रुपए और मैक्सिमम 2500 रुपए जो दिल्ली या कुछ एक आध राज्यों में और दी जाती है। तो वो है सोशल प्रोटेक्शन के नाम पे। हमारे पास इंदिरा आवास योजना है जिसमें रिजर्वेशन अभी भी ठीक तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है। 3% रिजर्वेशन होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा। तो अब जब सोशल प्रोटेक्शन किसी देश में इतना कम है, not only for people with disabilities but also for common people, तो employment बहुत important फैक्टर बनता है कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज है उन्हें सोशल सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉयमेंट डिसेबिलिटी के लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि बाकी सारी चीजें जो लाइफ है वो उस एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर हम कॉमन रूप में देखेंगे जो एम्प्लॉयर है उसका एटीट्यूडनल बैरियर है, इंस्टीट्यूशनल बैरियर है, इट इज द डिसेबिलिटी इन देयर माइंड, जिस वजह से वो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को एम्प्लॉय करने में हिचकते हैं, झिझकते हैं और ज्यादातर इनकरेज नहीं करते। बट देयर आर सम कंपनीज, प्रीति मैम इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, शी विल वाउच फॉर द फैक्ट, देयर आर सर्टेन कंपनीज जो पीपल विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉय करने में बहुत इंटरेस्ट दिखाती हैं। बहुत कम कंपनियां हैं हालांकि, लेकिन हैं। और इसका रीजन क्या है बहुत इंटरेस्टिंग है और जो हर एम्प्लॉयर को समझना चाहिए, और इट हैज अ बिजनेस केस। बेसिकली आप एक नॉन डिसेबल को एम्प्लॉय करोगे, यू हैव टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन उस एम्प्लॉय की जो उसके दिल को आपको जीतने के लिए, उसके हार्ट
आपको विन करने के लिए यू हैव टू गिव हिम लॉट ऑफ पर्क्स, इंसेंटिव्स। आप देखते हैं कॉर्पोरेट कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं अपने एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, तब भी शायद वो अपने एम्प्लॉय का जो दिल है वो जीत नहीं पाती। लेकिन जो कंपनियां पीपल विद डिसेबिलिटी को एम्प्लॉय करती हैं, अगर उनसे आप बात करोगे तो वो ये कहेंगे कि थोड़ा मुश्किल आती हैं शुरू में, हमने एक बार उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया, रीजनेबल अकोमोडेशन दे दिया, उनके हिसाब से चीजों को हमने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि रोजगार उनके लिए एक मींस ऑफ लिविंग ही नहीं होता, वो उनकी सेल्फ स्टीम, उनकी सोशल रिकॉग्निशन, सभी चीजों को इम्प्रूव करता है। तो ये हमारी इंडस्ट्री अभी तक इन चीजों को समझ नहीं पा रही है, बहुत कम कंपनियों ने समझा है, दे आर रियली गोइंग फॉर इट। बट ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप इनिशियल चैलेंजेस को अगर बीट कर जाएं एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को एम्प्लॉय करने में, तो योर प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग, लॉयल्टी टुवर्ड्स, क्योंकि एक कंपनी के प्रति अगर आपका एम्प्लॉय लॉयल है तो उससे बड़ी बात आपकी कंपनी के लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो ये एक मेन फैक्टर है। दूसरा, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, सारे इस इन द सेंस कि हमारे पास डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी की 21 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं। वी हैव अ हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन, डिसेबिलिटी एक होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, हमारे पास क्लास है, कास्ट है, एथनिक बैकग्राउंड है, जेंडर है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं। So there are huge, variation exist in the disability sector. तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैम ने भी बताया कि we do not have, proper education नहीं है, inclusive education अभी हम पॉलिसी लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको स्कूलों में रैंप के सिवाय, वो भी गवर्नमेंट मैंडेट की वजह से, आपको ज्यादा कुछ इंक्लूसिव दिखेगा नहीं एक कॉमन स्कूल में। तो वो भी एक चैलेंजेस हैं। स्पेशल स्कूल्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, गवर्नमेंट उनको डिस्करेज कर रही है बिकॉज दे वांट टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। वो भी अपने आप में अच्छी चीज है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही अभी हम काम कर पा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू टीचिंग अ चाइल्ड इन अ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, वो अभी तक हमारे यहाँ से बहुत हद तक मिसिंग है। एंड रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स creates a workforce which is less skilled, less knowledgeable, and can perform very less when it comes to fighting in a labor market. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जी। बहुत जो अलग अलग आयामों की बात आपने रखी, वो बहुत ज्ञानवर्धक थी और बहुत अनुभव से निकली हुई चीजें थी, तो इसलिए उससे जोड़ पाना मुझे लग रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑडियंसेस मैं कह सकता हूँ, तो उससे जोड़ पाना काफी आसान रहा। प्रीति मैम, आपने जो दोनों ने पैनलिस्ट महोदय ने रखा, वो बहुत ही सहज और बहुत ऐसे शब्दों में रखा। सर, एक अनुभव आपका लाभ उठाना चाहेंगे सर आप, खास करके हम लोग पैट्रियार्किकल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, और हम लोग भी जब एंटरप्रेन्योरशिप या लाइवलीहुड का काम, रोजगार का काम करते हैं सर, तो हमें भी बहुत जेंडर और डिसेबिलिटी का जो मामला है वो बहुत ही बाधक होता है महिलाओं को रोजगार या उद्यमिता से जोड़ने में। सर, उसके लिए कुछ सुझाव, कुछ मार्गदर्शन दिशा कि लड़कियों को कैसे अपने दिव्यांगता के साथ आगे बढ़ने का हौसला पैदा करना चाहिए, और कैसे समाज को और परिवार को किस दिशा में सोचना चाहिए, जरा उस पर प्रकाश अपने अनुभव को शेयर करेंगे सर तो बहुत। जी बिल्कुल। देखिए, जेंडर और डिसेबिलिटी का बहुत ही गहरा संबंध है। सबसे पहले अगर हम इसको समझ लें तो हमारी इंटरवेंशंस, हमारी प्लानिंग, हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा गाइडेड बाय दिस अंडरस्टैंडिंग होगा कि एक विमेन विद डिसेबिलिटी फेसेस डबल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर एंड डिसेबिलिटी। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि वी हैव डिफरेंट कास्ट, क्लास, एथनिक बैकग्राउंड, तो अगर कहीं कोई विमेन विद डिसेबिलिटी हु बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट, तो आप उनको समझ लीजिए कि दे हैव अ ट्रिपल काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक जेंडर को हम बहुत अच्छा देखते हैं, एक को बहुत अच्छा नहीं देखते। वी हैव नॉट ट्रीटेड देम फेयरली एंड इक्वली सिंस सेंचुरीज। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए अगर हम मेन विद डिसेबिलिटीज के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड दीज चैलेंजेस। दूसरा ये है कि
ये प्रैक्टिकली देखा गया है। एंड ऑफ कोर्स मेरे पास कोई रिसर्च एविडेंस नहीं है टू प्रूव दिस, बट आई थिंक एज एक्सपीरियंस सजेस्ट कि जितनी भी विमेन विद डिसेबिलिटीज को टाइमली इंटरवेंशन किया गया है, उन्हें आगे लाया गया है, दे आर परफॉर्मिंग far better than their counterparts. You know, I may be little gender biased here, but this is a fact that many women with disabilities, they are not only, एक तो होता है कि कोई horizontally बढ़ता है और एक vertically बढ़ता है. So I have seen from my own experience, when you provide opportunity to women with disabilities, they are able to cater large number of population. They are not only thinking about their own well-being, but they are also thinking in a larger context. तो हर पेरेंट्स को, हर जो पालक हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें विमेन विद डिसेबिलिटीज को बिल्कुल भी पीछे नहीं रखना चाहिए। आजकल हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ काम कर रहे हैं। वी आर हैविंग so many other facilities for women in India, so we promote this particular section. And अगर हम इनको करेंगे तो ना केवल वो अपना घर, अपनी फैमिली को अच्छे से देखेंगे, but I am very sure that many more people will benefit from them. Thank you. बहुत धन्यवाद सर। और श्रोताओं से मैं और जो पार्टिसिपेंट हैं इस पूरे चर्चा में, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपके कोई प्रश्न अभिषेक सर से, प्रीति मैम से, दानिश सर से अगर हो तो आप हमें लिखें, हम उस प्रश्न को जरूर लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपने और जैसे मैंने बताया कि बहुत एक जटिल विषय को बहुत आसान शब्दों में हमारे सामने रखा, जिससे मुझे लगता है कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको बहुत प्रेरणा और समझ बनी होगी, उनकी एक हिम्मत बढ़ा होगा, एक जागरूकता बढ़ी होगी आपको प्रीति मैम को सुनने के बाद, ऐसी हमें उम्मीद है। थैंक यू सो मच सर। मैं दोबारा वापस आऊंगा श्रोता के प्रश्न के साथ सर। थैंक यू। साथियों, मैं दिनेश महाजन सर का संक्षिप्त परिचय दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनेश महाजन सर जो है फाउंडर ऑफ रेडियो उड़ान है। रेडियो उड़ान जो है कह लीजिए कि मुझे लगता है कि भारत का ही नहीं, बहुत सारे देशों को अगर मिला लें तो एक ऐसा सामुदायिक इंटरनेट रेडियो है जो कि शुरू किया गया है और एक सोच के साथ शुरू किया गया है, और उसमें पीडब्ल्यूडीज की एक विशेष भूमिका है। तो दिनेश महाजन सर से मैं गुजारिश करूंगा कि एक संक्षिप्त परिचय के साथ सर अगर आप अपना अनुभव साझा कर पाएं, क्योंकि आप एक कह लें कि मैंने शुरुआती दौर में आपने शुरू किया है इस पूरी संकल्पना को और एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है, और उस क्रम में आपने बहुत सारे पीडब्ल्यूडीज को भी अपने साथ जोड़ा है एज एन एम्प्लॉई। तो उस अनुभव को भी साझा करें। आपका कैसा अनुभव रहा है सर, एक पीडब्ल्यूडी सहकर्मी और एक नॉन पीडब्ल्यूडी सहकर्मी में, दोनों में क्या अंतर है, कितनी कमिटमेंट के साथ लोग काम करते हैं, उस अनुभव को। सर, आप उम्मीद है आपको मेरी आवाज आई होगी। म्यूट है जी। विनय, दानिश महाजन सर का फोन करना चाहता। I think I'm audible now. हाँ जी। I'm really sorry. Internet problem. महाजन सर, आप मुझे सुन पाए थे? थोड़ा बहुत जी। I think आप संक्षिप्त परिचय के लिए कह रहे थे। आपका अनुभव सर एक एंटरप्रेन्योर को इस स्तर तक पहुंचाने का रहा है, एक वो बहुत ही मजबूत अनुभव रहा है सर। दूसरा एज एन एम्प्लॉयर ऑफ पीडब्ल्यूडीज रहा है,
तो उस अनुभव को थोड़ा साझा करें, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं VIs के लिए इस रेडियो के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में। सर प्लीज उसको साझा करें। जी, ओवर टू यू सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन, और लुई ब्रेल जी की विरासत को आगे ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं एक और अपॉर्चुनिटी, थोड़ा शोर आ रहा है स्टूडियो से काफ़ी, तो दूसरा आइडिया जो इनिशिएटिव शुरू किया है सक्षम ने, तो इसकी विस्तृत जानकारी आप रेडियो उड़ान पे घंटे को 9 बजे बदलता दौर में इस बार देंगे, जहां ललित सर और मलिक सर होंगे, तो वो डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। तीसरी चीज अब आते हैं, मैं पहले तो 100% अभिषेक सर और प्रीति मैम की बातों से समर्थन करता हूं, और उन्होंने पहले ही बहुत कुछ बता दिया इस बारे में। मैं 14 साल की उम्र में ब्लाइंड हुआ था, और मैं एक रूरल एरिया से आता हूं, पठानकोट के पास बहुत ही एक पिछड़ा हुआ इलाका है, तो वहां से मैं बिलोंग करता हूं। 14 साल की उम्र में जब मैं ब्लाइंड हुआ, तो इस एरिया में किसी को भी नहीं मालूम था कि ब्लाइंडनेस क्या होती है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या हम पढ़ सकते हैं। इस तरह मेरे 4 साल वेस्ट हुए। 18 साल की उम्र में मैंने खुद इनिशिएटिव लिया, मैंने डिसेबिलिटी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था, और 18 साल की उम्र में मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि मैंने टीवी में कभी देखा था छोटे होते हुए ब्लाइंड बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या हम भी पढ़ लिख सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, आपके लिए स्कूल होता है, तो आपके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं। मैंने आसपास के स्कूल में बातचीत की, उन्होंने मना कर दिया। जैसे प्रीति मैम ने बताया, सब ज़्यादातर ब्लाइंड लोगों की कहानी सेम होती है। फिर मैं अमृतसर गया, अमृतसर उन्होंने कहा कि ये तो छोटे बच्चों के लिए स्कूल है, यहाँ हम एडमिशन नहीं देंगे, तो आप लुधियाना जाएं। फिर आपके वाली बात आ गई, पैट्रियाटिक सोसाइटी वाली। घर वाले कहते कि भाई आज तक नहीं घर में भेजा किसी को बाहर, तो तुम कैसे इंडिपेंडेंटली वहाँ पढ़ोगे। मीनवाइल आई लॉस्ट माय फादर, मेरे फादर साहब भी नहीं थे, 2 सिस्टर और मम्मी अकेले थे घर पे, मैं अकेला लड़का था। लेकिन मेरे माइंड में था कि मेरे को करना है कुछ, मेरे को पढ़ना है, मेरे को यहाँ ऐसे नहीं रहना। तो मेरे में कॉन्फिडेंस शुरू से बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ मैं गया लुधियाना में। उससे जाने से पहले एक इमेज जो गांव में रहती है कि जो ब्लाइंड होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, तो एक ये बड़ा था कि भाई मैं जब इनके सामने जाऊंगा तो मैं सरवाइव कैसे कर पाऊंगा, ये तो सारे इंटेलिजेंट बहुत होंगे। तो मैं तो 4 सालों में जो है वो भी वेस्ट कर दिया अपना घर बैठे बैठे। तो एनीवेज मैं वहाँ पहुँचा लुधियाना, और स्पेशल स्कूल से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा, और उसी स्कूल के बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। वहाँ जब मैं था तो स्पेशल स्कूल में, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन साथ ही साथ मेरे माइंड में ये था कि 4 साल मैंने वेस्ट किए हैं, तो मेरे जैसे कितने लोग होंगे इस एरिया में कि जहाँ लोगों को पता ही नहीं है, घर वाले प्रमोट नहीं करते। क्योंकि एक तो लेट ब्लाइंड जो होते हैं वो सारे लोग मेरी तरह नहीं होते जो डिसेबिलिटी को इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो लड़के बाहर निकल जाते हैं अपने घर वालों से लड़के, भाई मैं मेरे को तो जाना है। अगर एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो एक डर रहता है बाहर जाने का कि कैसे मैनेज होंगी चीजें, हम कैसे करेंगे। तो मुझे लगा ये मुझे अपने एरिया में तो कम से कम कुछ करना चाहिए। तो इस दिशा में मैंने रिसर्च करनी शुरू की। लुधियाना की जो संस्थाएं थे उनके साथ जुड़ा मैंने देखा अपने हमारे इश्यूज क्या है, स्पेशल स्कूल के इशू क्या है, इंक्लूसिव स्कूल के इशू क्या है, हमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काम कर रही है, लोगों का माइंडसेट क्या है। उन सबको करते हुए अभी मेरी जर्नी चल ही रही थी। मैंने 10th पास की प्रीति मैम की तरह, जैसे मैडम ने बताया। तो एक ट्विस्ट आया लाइफ में। मैंने पंजाब में टॉप किया था, तो मुझे धीरू भाई अंबानी फाउंडेशन से स्कॉलरशिप भी मिली आगे पढ़ने के लिए। लेकिन वो गांव वाला एटीट्यूड फिर आ गया आगे। अब घर वाले कहते हैं भाई तू, अब तेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तुम जॉब करो, घर भी चलाना है, बहनों को पढ़ाना है। तो हमने तो अपनी सारी उम्र ऐसे, तो इमोशनल वो बातें शुरू हो गई। दूसरी तरफ मेरे टीचर थे, वो कहते थे कि तुम्हें हम किसी भी तरह अभी जॉब नहीं करने देंगे, यू गो फर्स्ट हायर स्टडी फर्स्ट। तो खैर उसमें मुझे फैमिली के आगे झुकना पड़ा। तो मैंने अपनी 10th के बाद जॉब ले ली। उसके बाद फिर मेरा रिसर्च कंटिन्यू रही। तो मैंने पठानकोट में
पहले डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रोग्राम करवाने शुरू किए, अवेयरनेस से रिलेटेड, तो वो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर मुझे लगा कि अब सवाल ये है, काफ़ी लोग जब मैं प्रोग्राम करता था तो फिर काफ़ी लोग मेरे घरों में आने लगे कि हमारे बच्चों को भी गाइड करो, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। फिर उस दौरान मुझे लगा कि जब मैंने रिसर्च शुरू की, उसमें देखा कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कन्वेंशनल काम कर रही हैं, स्पेशल स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट है, तो वो भी ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही हैं, शॉर्ट हैंड की, ब्रेल की, वो सब की ट्रेनिंग एज इट इज़ चल रही है। मुझे लगा अब ज़रूरत किस चीज़ की है। ज़रूरत मुझे उस टाइम पे हम लोगों को दो ज़रूरतें सामने आई। एक हमारे माइंड में ये क्लियर था कि जो लोग पहले काम कर रहे हैं हम वो काम नहीं करेंगे, उनको उसमें से योग करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे। दूसरा हमारा था, दो चीज़ें हमारे सामने आई। एक आया ऑनलाइन स्कूल खोलें, क्योंकि एजुकेशन की जो क्वालिटी थी, हमारे जो डिसेबल्ड लीडर्स हैं जो जिन्होंने हमारे लिए काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अवेयरनेस लाई है, हमारे लिए एक्ट पास करवाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में एक गैप रह गया, वो पूरा नहीं कर पाए। उसमें अब हमारी गलती थी या किसकी गलती थी उसमें वो मुझे पता नहीं है। तो मुझे लगा जहाँ तो हम एक ऑनलाइन स्कूल शुरू करें, क्वालिटेटिव एजुकेशन, जो लोग घर से लेना चाहते हैं घर में बैठ के एजुकेशन ले सकते हैं, तो एक अच्छा हम वो बनाए। उसमें फिर जब हम रिसर्च कर रहे थे, हमें पता लगा कि एक बहुत अच्छा स्कूल ऑलरेडी चल रहा है, हेडली स्कूल फॉर द ब्लाइंड यूएसए। तो हमें लगा कि जो काम ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें हमें नहीं करना, जैसे हमने पहले का जो अच्छा कर रहे हैं तो हम भी वहां से कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्कूल है तो हम भी वहां से पढ़ते हैं। फिर आया कि हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि एक तो हमारे रिलेटेड जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज है उसको बाहर नहीं लाया जा रहा। दूसरी बात, हमारे इतने जो आज पैनलिस्ट है, प्रीति मैम है, सारे इतने बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं, ठाकुर साहब जैसे, इन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई, लेकिन टीवी पे इनको मौका नहीं मिलता। तीसरा था, विमेन विद डिसेबिलिटीज के इशू को कोई नहीं उठाता। चौथा, ये सारी एनजीओ आपस में मिली हुई हैं, ये पीठ पीछे एक दूसरे का विरोध करते हैं। मैं ये नहीं कहता विरोध करें, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर जहां गलत है ये लोग सामने नहीं बोलते, डरते हैं, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, तो एक को बोलेंगे तो दूसरा इनकी बात करेगा। तो अच्छे के लिए तो प्रमोट करना चाहिए, लेकिन अगर आज हम बात कर रहे हैं कि भाई क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं है हमारे स्कूल्स में, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या हमारे में से बोला किसी ने किसी स्कूल को कि भाई आपके वहां ये अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन है, इसको अच्छा कीजिए? दो लाइनें तो बोल ही सकते थे ना आप कि ये नई टेक्निक, आप उनका विरोध मत करो, किसी को बोलो मत कुछ, लेकिन ये जिम्मेवारी तो हम लोगों की है ना। अगर मैं रेडियो पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ये तो आप लोगों की जिम्मेवारी है, श्रोताओं की, कि आप बताएं भैया आपकी ये कंटेंट अच्छा नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, कम से कम मैं सुधारूंगा कब, जब मुझे कोई बताएगा नहीं। तो मुझे लगा हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे लोगों के पास मीडिया का जो रवैया है वो हमें लेके बहुत नेगेटिव है। मीडिया हमारे इश्यूज को उठाता ही नहीं है और ना वो उठाने में इंटरेस्टेड है, तो हमारे लोग जाएं तो जाएं कहाँ? फिर हमें लगा, जब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, देखिए उसमें जो मैं इसको दोनों को रिलेट करता हूँ, उसमें मुझे लगता है आज जो अभिषेक सर ने और प्रीति मैम ने कहा उसी को मैं रिपीट करता हूँ। मुझे लगता है, मैं हमेशा से मानता हूँ डिसेबिलिटी क्या है, वो है इनएक्सेसिबिलिटी। अगर चीज एक्सेसिबल हो जाएंगी देयर इज नो डिसेबिलिटी। तो एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है इनएक्सेसिबिलिटी। जब चीजें आप बताएं, मैं कंपनी में जॉब करना चाहता हूं, उस कंपनी का जब पोर्टल ही एक्सेसिबल नहीं है तो मैं काम कैसे करूंगा? अगर आप मुझे जोज ही नहीं दोगे वहां पे, तो अब बिना जोज के बोलो मैं कंप्यूटर चलाऊं, ये तो बेईमानी हुई ना। अब बिना टॉकिंग सॉफ्टवेयर के आप बोलोगे तो। दूसरी बात है, अब मैं दूसरी है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, इनएक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इशू है। फिर आपकी वेब एक्सेसिबिलिटी है। अच्छा, ये इनएक्सेसिबिलिटी से आज तक हम लड़ रहे हैं, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन आया था, पिट गया। उसके बाद आपका आ जाओ माइंडसेट। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें सब दिखाना पड़ेगा। हम जब तक, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर है जो अवेयर नहीं है वो देख लेता अच्छा ये ब्लाइंड है, उसके सीधा ही मना कर देता वो। अरे भाई उसको अपॉर्चुनिटी तो दो, जो तुम्हें काम है वो तो पूछो तुम्हें ये आता है या नहीं आता। तो people are very judgmental towards persons with visual disability.
चाहे हमारे पास स्किल्स हैं या नहीं है। ये है दो चैलेंजेस। तीसरा चैलेंज जो आज की डेट में हमारे सामने खड़ा हो गया है, तेजी से प्राइवेटाइजेशन का होना। क्योंकि वो ये दोनों के लिए है। ये हम लोगों का भी माइंडसेट है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे खिसकती जा रही हैं। डिसेबिलिटी एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट तो इसको फॉलो करता ही नहीं है। जो भी इंडिया में हो रहा है वो हो रहा है पार्लियामेंट के हिसाब से, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज के अकॉर्डिंगली हो रहा है। अब उसमें भी सारी चीजें जब प्राइवेट हो रही हैं, तो अब हमें अगर इस दिशा में आगे बढ़ना है तो तीन चीजों में बहुत क्लियर होना पड़ेगा। नंबर एक, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि हमें जहां भी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, बी इट एंटरप्रेन्योरशिप, बी इट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, बी इट गवर्नमेंट जॉब, जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी है आपको उसमें मौके तलाश करने पड़ेंगे। आज आपके पास मौके हैं। आज से पहले कोई कंटेंट राइटर नहीं होता, आजकल हजारों हैं। विजन इम्पेयर्ड घर से काम कर रहे हैं हजारों कंटेंट राइटर। आज से पहले एक्सेसिबिलिटी टेस्टर नहीं होता था, आज हजारों हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको माइंडसेट चेंज करना है। दूसरी चीज है, आपको एक्सेसिबिलिटी पे बहुत काम करना है। एक्सेसिबिलिटी होगी तो आपकी 80% जो प्रॉब्लम्स है अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो एम्प्लॉयमेंट में बाकी माइंडसेट तब चेंज होगा जब हम, और तीसरा अपने आप को स्किलफुल बनाना। अगर आप स्किलफुल हैं, कोई माई का लाल आपको काम देने से रोक नहीं सकता। मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि ये स्किलफुल में डिसेबिलिटी या एबिलिटी आगे नहीं आती है। एक एम्प्लॉयर है आपका, आजकल तो घर से टेस्ट होते हैं आपके, ऑनलाइन होते हैं। अगर आप अपनी स्किल से उसे इम्प्रेस कर देंगे, तो अगर वो आपकी स्किल देखेगा, आपकी स्किल जबरदस्त है, तो वो फिर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट से रोक नहीं सकता। तो ये अच्छी बात है, आप लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये मुहिम चलाई है, इसकी बहुत जरूरत है। कोविड में बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं। रेडियो उड़ान में हमने यही करके दिखाया है। बहुत किसी ने सोचा नहीं था कि विजुअली इम्पेयर्ड इस तरह का सस्टेन्ड रेडियो चला सकते हैं। अभी 7 साल हो जाएंगे हमें, 24/7। सफलतापूर्वक सर, बिल्कुल हाँ, सफलतापूर्वक। तो सात हम सारे विजुअली इम्पेयर्ड 2014 में बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी उस टाइप पे भी यूज कर रहे थे, लेकिन हमने कुछ अद्भुत करके दिखाया है। हम सारे नए थे और हमें कुछ नहीं आता था, हमने गूगल से पढ़ पढ़ के किया है। वी डिड नॉट हैव एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट ऑल। तो हमने ये करके दिखाया है, और हमने ये एग्जांपल दी है कि देखिए हम तो अपना रेडियो चला रहे हैं सर। आप तो कहते हैं कि ब्लाइंड आरजे नहीं बन सकते, हम तो अपना रेडियो चला रहे हैं। तो आपको दिखाना पड़ेगा, और मैं विजुअली इम्पेयर्ड सभी से यही उम्मीद करूंगा। ये बिल्कुल प्रीति मैम की बात बहुत सही है कि और बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आती है, वो कहते हैं भाई आपके बंदे स्किलफुल नहीं है। तो हम लोगों को भी जिम्मेवारी लेनी होगी, हम लोगों को अपने आप को स्किलफुल बनाना पड़ेगा, और जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको तेजी से टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना पड़ेगा। इट्स नॉट अ कंपटीशन एनी मोर। अब ये लाइवलीहुड है, टेक्नोलॉजी इज अ रियलिटी, और हमें इसे जल्दी से अडोप्ट करना चाहिए, बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, और तभी इन चीजों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरे को लगता है मैं बहुत लंबा बोल गया। एक तो आरजे बहुत लोगों अच्छा की सर, प्रॉब्लम बहुत होती है। बढ़िया, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरा चित्रण किया। जो चुनौतियां हमारे पास हैं, हमारे जो समाधान होने चाहिए, जो खतरे हमारे सामने हैं, उसको रेखांकित बहुत अच्छे ढंग से आपने किया सर। थैंक यू सो मच सर। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, समय की कमी है, इसकी वजह से तीसरा सत्र शुरू होना है, लेकिन 2 प्रश्न मैंने हमारी टीम ने चयनित किए हैं, तो और उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक ही क्रम में मैं बोल जाता हूँ, ताकि हम लोग उस पर चर्चा कर पाए। सोशल मीडिया पे ये प्रश्न आए हैं हमारे पास, बहुत सारे प्रश्न हैं। इस चर्चा में लोगों ने बहुत ही गहरी दिलचस्पी ली है, लोगों ने के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन थोड़ी समय की कमी है। कभी और किसी और मौके पे या किसी और जरिए से हम उन सवालों तक पहुंचेंगे। लेकिन 2 सवाल जो बहुत सामयिक और बहुत चर्चा से जुड़े हुए हैं, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक सवाल प्रीति मैम से है कि आप हमारे लिसनर और पार्टिसिपेंट जो है, वो उन्होंने पूछा है कि आप एनजीओ भी करती हैं मैम, एनजीओ भी चलाती हैं, कंपनी भी देखती हैं, तो दोनों काम को आप कैसे देख लेती हैं? इतनी ऊर्जा, इतना समय और तमाम सारी चीजें आप न्याय कर रही हैं, उससे बहुत प्रेरित हैं। इसमें इस प्रश्न में प्रेरणा छुपी हुई है। दूसरा सवाल जो है अभिषेक सर से है कि वो पूछ रहे हैं कि इंक्लूजन जो है यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में एक इशू है, और आपके साथ स्टूडेंट और टीचर का कैसा व्यवहार रहता है?
इसके बारे में जानना चाहते हुए मैं एक साथ दोनों प्रश्न मैंने दोहरा दिया है और हम लोग संक्षेप में अगर उत्तर दे पाए। मुझे लगता है ये बड़े सवाल हैं, इनके बड़े बड़े जवाब हम लोग चर्चा में जा सकते हैं, लेकिन संक्षेप जी छोटी सी बात से मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी। हम सबके पास 24 ही घंटे होते हैं, सिर्फ 24 घंटे हैं। वो भले एक सड़क पे बैठने वाला एक मोची है या फिर हमारे देश का या प्रधानमंत्री है, कोई भी है, हम सबके पास 24 ही घंटे हैं। अगर हम उन 24 घंटों का सही से इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ, एक इंसान में इतनी शक्ति है, बहुत कुछ अचीव कर सकता है। और वो बहुत कुछ, आपने सही कहा कि ये सवाल बहुत लंबा है, लेकिन बहुत कुछ वो अचीव कर सकता है अगर वो 24 घंटे ठीक से इस्तेमाल करे। तो एक बात तो ये रही, और यहाँ पे मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि अपनी जो क्षमताएं हैं उनकी तरफ देखिए, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, उनको बढ़ाइए। और मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं अपनी ब्लाइंडनेस को अगर देखने लगी, ब्लाइंडनेस के अलावा भी बहुत सारे और चैलेंजेस हैं मेरे जीवन में, जैसे सबके होते हैं। अगर हम लोग अपने सिर्फ चैलेंजेस को देखने लगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जहाँ चीजें मैं नहीं कर पाती हूँ या जो चीजें नहीं मेरी चलती हैं, तो उनको पीछे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती हूँ। जो मैं कर सकती हूँ उसको मैं अच्छी से करती हूँ, और बहुत अच्छी से करती हूँ, पूरी अपनी जान लगा के, फोकस से, मेहनत से। तो अभी भी मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ और कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है मेरे पास बहुत समय खाली होता, कई बार मेरे पास बहुत समय खाली होता। तो ऐसा नहीं, ये सिर्फ एक सोच है, और इस सोच को दानिश ने बहुत अच्छी से कहा कि ये सोच, हमें माइंडसेट अपना बदलना है कि हम बेचारे, हमें कोई दे। जैसे ही हम ये सोच बदल लेंगे कि हम क्या दे रहे हैं दुनिया को, हम क्या दे सकते हैं, कुछ भी क्या दे सकते हैं, 2 अच्छे शब्द तो दे सकते हैं, एक मुस्कुराहट दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं, हम अगर उस पर फोकस रखें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी जो मैं नहीं सोचती कभी भी, मैंने सड़क पे खड़े होके अचार भी बेचा है, और मैं आज अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हूँ। मैंने बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ने की कोशिश करी। मैंने उनको ये बोला कि ये चीजें आप बदलिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो 25 साल पहले ही मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं भले अकेली चलूंगी, लेकिन अपने जो मन में मेरे जो चीजें मुझे लगता है कि जो सही है वो मैं करके ही अपना रास्ता बनाऊंगी। और आज वो रास्ता बनने की शुरुआत हो चुकी है। अभी वहां तक नहीं पहुंची हूँ, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना है और हिम्मत से पीछे नहीं हटना है, बस यही एक चीज है। एक वर्ड ऐड कर दो प्रीति मैम, किसी लोगों ने जो सवाल पूछा था उसका एक वर्ड में आंसर ये है कि आप बस ना स्माइल करते रहे। प्रीति मैडम का चक्कर है, इन्होंने स्माइल कर करके सारा कुछ किया है। तो आप जितना ये मुस्कुराते रहेंगे ना तो आपकी जर्नी आसान होती रहेगी वैसे ही। मुस्कुराहट और ऊर्जा को बनाए रखना है, जैसा आप और प्रीति मैम ने कहा सर, और उसके दिशा में आगे बढ़ना है। अभी एक अंतिम प्रश्न जो सर से है, अभिषेक सर से, उस पर थोड़ा प्रकाश, अभिषेक सर, यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, एक बार सवाल और रिपीट कर दें। जानना चाहते हैं हमारे पार्टिसिपेंट कि हमारा जो इंक्लूजन एक बड़ा मुद्दा है, जैसे हम लोग सब चर्चा भी कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में इंक्लूजन एक बहुत बड़ी इशू है जिसपे बहुत सारे काम शायद ना हुए हों। तो आप व्यक्तिगत रूप से पूछना चाह रहे हैं कि आप कैसे देखते हैं, कैसा अनुभव करते हैं कि आपके साथ स्टूडेंट और टीचर्स का, बाकी टीचर्स का कैसा व्यवहार रहता है, ये वो जानना चाहते हैं। राइट, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही गहरा सवाल आपने पूछा। तो मैं जिस विश्वविद्यालय में काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली हमारे यहाँ इंक्लूजन को लेकर के अभी हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द वे वी आर डीलिंग थिंग्स। हमारा कैंपस अभी बहुत अच्छा एक्सेसिबल नहीं है जो हमारे बाहर के। लेकिन एक चीज जो मैंने की आने के बाद अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं एक डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, तो हमने धीरे धीरे, चूंकि एक गवर्नमेंट सेटअप में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, एटीट्यूडनल चैलेंजेस होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया पहले।
लेकिन धीरे धीरे हमने चेंजेस लाने शुरू किए हमारे, पर्टिकुलरली हमारे कैंपस में जहां फाइनेंशियल इशू आ रहे थे। हमने ऐसे तरीके निकाले कि विदाउट एनी, जीरो बजट में हमने अपने पूरे रूम्स को ब्रेल कर दिया, सब जगह ब्रेल लगा दिया। हमने अपने इंजीनियरिंग से रिक्वेस्ट करके वहाँ रैम्प बना दिया, हमने एक्सेसिबल। तो इस तरह से उसके अलावा ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि डिसेबिलिटी एक पेपर है जो मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैंने ये कोशिश की कि नॉट ओनली थियोरिटिकली अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को दी जाए, बट उनको ब्रेल भी सिखाई जाए, थोड़ा साइन लैंग्वेज भी सिखाई जाए। तो अदर देन जो मेरा सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उससे भी आगे निकल के कभी उनको NSDC लेके गया विजिट कराने, कभी कुछ इंस्टीट्यूशंस ले गया। प्रीति मैम के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, हर बार हमारे बच्चे वहां जाते हैं, मैम से मिल के आते हैं, उनके NGO देख करके आते हैं। तो कलीग्स का जहां तक सवाल रहा है, तो कलीग्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप पॉजिटिवली चीजों को देखोगे और आप कंट्रीब्यूट करोगे अपने किसी भी संस्थान में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको लोग बहुत अच्छी तरह से लेते हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं। अभी हमने 4 तारीख को एक वेबिनार किया डिसेबिलिटी के ऊपर। हमने जॉब फेयर्स किए 2 बार। अभी हमने लास्ट ईयर एक रोड सेफ्टी वर्कशॉप करवाया था। मतलब स्पेसिफिक इवेंट्स हम लोग करते हैं हर साल डिसेबिलिटी के लिए, जो कि हमारा मैंडेट नहीं है। वी आर एन एकेडमिशियन इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, लेकिन बिकॉज ऑफ द कलीग सपोर्ट और स्टूडेंट्स हमारे बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं इन चीजों में। और मेरे और स्टूडेंट के संबंध में जो आपने पूछा है, तो आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली दैट कभी मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। कभी स्टूडेंट की तरफ से एटीट्यूडनल बैरियर मुझे फेस नहीं करना पड़ा अपने काम में, बल्कि थोड़ा सा उनको मुश्किल होती है, बिकॉज आई एम लिटिल ओवर स्मार्ट, प्लेजरिज्म मैं उनका पकड़ लेता हूँ और बाकी सारी चीजें। तो चूंकि मेरा सॉफ्टवेयर में काफी स्ट्रांग हूँ, एक पेपर भी पढ़ाता हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होती है, क्योंकि काफी चीजें मुझे मालूम है। और आई ऑल्सो बिलोंग्स टू देयर एज ग्रुप, not very older, as compared to what we get as a student. So काफी अच्छा लगता है और कभी कोई इशू नहीं रहा। और एक कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि अगर 100 बच्चे मेरे यहाँ से पास होकर के निकल रहे हैं हर साल, तो डिसेबिलिटी की एक अच्छी इमेज लेकर के वो जाए, एंड दे शुड नो। मतलब मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स आगे चल करके HR बनेंगे, ह्यूमन रिसोर्स में करेंगे, रिक्रूटर्स होंगे। तो मेरी इनडायरेक्टली ये भी कोशिश रहती है मेरे अपने काम के थ्रू, अपने एक्टिविटीज के थ्रू, कि उन्हें ये कभी एहसास ना हो कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी एक अच्छी इमेज लेकर के निकले कुल मिला के, ताकि वो भी इंक्लूजन को प्रमोट कर सके अपने लेवल पे व्हेनेवर दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो ये मेरा एक प्रयास रहता है, और मैं उस प्रयास में ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मैं काफी सफल रहा हूँ इन पिछले 7 सालों में। थैंक यू। सकते हैं। निखिल सर, आपका माइक ऑफ है। सॉरी, मेरे माइक ऑफ था। आई एम सो सॉरी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर, आपका सर और दानिश सर का और प्रीति मैम का बहुत बहुत करवत धन्यवाद। और जिस प्रकार से सहजता से और अपने अनुभव को साझा आपने किया, एक बहुमूल्य समय आपने निकाला, वो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम लोग और किसी मौके पे और जुड़ेंगे सर, आपके विचारों से, आपके अनुभव से और भी लाभ हम खुद एक संस्था के रूप में, और जो बाकी साथी हमसे जुड़े हैं, हमारे श्रोता जो हैं, पार्टिसिपेंट जो हैं, वो सभी हम लोग उस क्रम को कैसे, संपर्क के क्रम को कैसे आगे बढ़ा सकें, इस पे हम लोग अपना प्रयास जरूर करेंगे सर। थैंक यू वंस अगेन शीतल, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरप्रिटेशन। और आप सभी पार्टिसिपेंट से, श्रोता से मेरा निवेदन है कि आप आइडिया से जुड़ सकते हैं। आपको मैं फोन नंबर शेयर कर सकता हूँ, बता रहा हूँ। हमारा फोन नंबर है 011-4053-3505। शायद नंबर नोट करने में कठिनाई हुई हो तो आप हमसे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, आइडिया के फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। अपने प्रश्नों के साथ, अपने सुझाव के साथ आप हमारे साथ वॉलंटियर कर सकते हैं, हमारे साथ कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। और एक रोजगार की संभावना अगर तलाश रहे हो
या उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो आइडिया और उसकी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। अभिषेक सर, प्रीति मैम, दानिश सर, थैंक यू सो मच once again. Thank you for your coming, your time and your valuable input to us. Thank you. Thank you, Sita. Thanks. Thank you so much.